बोलो कुलदीप। हाँ। क्या कह रहे? क्या? कुछ बोल रहे थे? नहीं। तेरा रिकॉर्ड करता है तो नहीं लिया तेरा वहाँ तो लिया नहीं आया नहीं लिया तो मैं कल नहीं तो कह दो फिर नहीं आ रहा नहीं इसके बाद दे आ
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन होस्ट है भाई? योगेश। योगेश होस्ट बना दो भाई। बना दी, चलो। सो गुड इवनिंग ऑल। सर लास्ट फार्मूला देखा ये एक बार, उसमें मुझे एल सर आपने चेंज कर दिया। तो सर बता दीजिए इसमें कौन, इसमें सर देखिए सर जो स्टार्ट किया था अपन ने जब इंटीग्रेशन का, तो अपन ने जो लेंथ थी मतलब ए से बी, एक सेकंड रुक जाओ। यही सर जब अपन ने शुरू किया था ना क्वेश्चन, जब पैराबोला का इक्वेशन लिखा ना, था रुको ऊपर। रुको रुको जी रुको ये रुको रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ द केबल को मैं तो नोटेशन चेंज कर देता हूँ। लेंथ ऑफ द केबल को मैं बोलता हूँ एलसी। ठीक है, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। तो लेंथ ऑफ द केबल इज एलसी, लेंथ ऑफ द केबल इज एलसी, लेंथ ऑफ द केबल इज एलसी। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ तो ये तुम्हारा होगा LC is equal to length of the cable is equal to now length L plus 8/3 into h square by L। अब बोलो। देखो, ठीक है सर। ठीक है, नोटेशन का तो दिक्कत हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि इस लेंथ को मैंने L ही रखा और इस नोटेशन को LC कर दिया। चलो, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, लेंथ ऑफ द केबल चलेगा। अच्छा, तो हमने केबल तो शायद सब डिस्कस कर ही दिया था नहीं? मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम एक टेंशन। बार वो बस बता दीजिए मुझे, जो आपने बताया था ना कि यूडीएल बनाता है, जब जैसे यूडीएल मतलब कोई भी लाइव लोड आएगा तो वो यूडीएल बनेगा मतलब। ये तो रहा है। हाँ सर, मुझे तो बता दीजिए सर, बन तो इसमें सर कैसे मतलब ट्रांसफर टू लाइव लोड ऑन द ग्रिडर गार्डर टू द केबल, मतलब सर जो लाइव लोड आएगा केबल पर वो गार्डर पर लाइव लोड की तरह बिहेव करेगा। सर ठीक है ठीक है। गार्डर के लिए लाइव लोड है, वो इक्विवेलेंट यूडीएल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये मान लो ऐसे आयरन का रॉड लगे हैं, तो आयरन के रॉड ने उसको वेट को इक्विवेलेंट यूडीएल में कन्वर्ट किया, फिर ये रॉड ने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे ना, केबल पे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, केबल होगा। तो मान लो इसके ऊपर केबल है, तो ये जितना होगा फोर्स होगा, ये उतना फोर्स होगा। तो तुम्हारा जो यूडीएल के फॉर्म में हैंगर ने पकड़ा नीचे से, उतना ही हैंगर ने ट्रांसफर कर दिया ऊपर को। ये हो गया WE, किलो न्यूटन पर मीटर। ये है तुम्हारा केबल का प्रोफाइल, जिसके ऊपर तुमने स्ट्रेंज सॉरी हैंगर या तुम स्टिफनर लगाए हो। सो दीज आर द, जो एलिमेंट तुम देख रहे हो, सॉरी सॉरी, दिस एलिमेंट्स आर स्टिफनर्स ओनली। इसी को स्टिफनर बोलते हो। ठीक है, सर ओके, चलो। तो टेंशन मैक्सिमम, टेंशन मिनिमम, लेंथ ऑफ द केबल, केबल प्रोफाइल का लेंथ निकाल दिया था। अच्छा, पैराबोला चलो। का क्वेश्चन लिखा था, वो स्टैंडर्ड होता है, हमें पता नहीं सर। ये पैराबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड 4a स्क्वायर को पता है सर, ए h/l स्क्वायर होता है। मतलब ये वाला बोल रहे हो तो ये? हाँ स्टैंडर्ड जो लिखा है, हाँ सर हमें हाँ, 4a स्टैंडर्ड है।
ओके देखो पैराबोला का इक्वेशन दो तरह का होता है, कहोगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, वो दो फॉर्म के नाम लिख देता हूँ, नोट देयर आर टू forms of equation, there are two form equation of parabola। वो टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? सपोज मान लो ये तुम्हारा ऐसे केबल प्रोफाइल है, मान लो ये तुम्हारा केबल प्रोफाइल है और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस लेंथ इज योर एल, और यहाँ पे जो डिप है सेंट्रल डिप इज इक्वल टू एच। तुम अगर ये ए को ओरिजिन मानोगे, ए को ओरिजिन मान के अगर तुम यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन लिखोगे, मतलब यहाँ पे तुम क्या होगा ना, ये तुम्हारा x होगा और ये पार्ट तुम्हारा y होगा, ये x होगा ये होगा, ठीक है। तो टेकिंग a एज ओरिजिन, टेकिंग a एज ओरिजिन, अगर तुम a को ओरिजिन लोगे तो इक्वेशन पैराबोला कितना हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 4h by l square x into l minus x, y equal to 4h by l square x into l minus x। तो कैसा इक्वेशन पैराबोला आया कहाँ से? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम जानते हो ये केबल में कोई भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, अगर केबल में कोई भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट जीरो है, दिस लेंथ इज सॉरी ये तुम्हारा होता है WL/2 और ये वैल्यू होता है W into L square by 8h। सिमिलरली दिस वैल्यू इज जो W into L square by 8h, और ये जो थ्रस्ट होगा और वर्टिकल रिएक्शन होगा ये WL/2 होगा। तो तुम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दो, अगर तुम्हें ये समझना है कि कैसे आता है तो तुम कॉन्सेप्ट को लगा दो। तुम क्या करो, एक सेक्शन ले लो यहाँ पे ऐसे, तो जो सेक्शन लोगे दूरी मान लो ये कितना है, तुम तो इसको x बोलते हो, तो मान लो ये x है, अगर ये x है तो तुम्हारा ये y होगा। तुम जानते हो द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी section of the cable, the bending moment at any section of the cable is zero। अगर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द केबल जीरो है, तुम बेंडिंग मोमेंट के लिए mx के लिए एक्सप्रेशन लिख दो और यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव मान के लिख दो। सैगिंग पॉजिटिव मान के लिखो तो क्या लिखोगे ना, W इंटू एल बाई टू इंटू एक्स, W इंटू एल बाई टू इंटू एक्स सैगिंग है, माइनस माइनस हॉगिंग कौन है ना, W इंटू एल स्क्वायर बाई 8 इंटू एच इंटू वाई, W इंटू एल स्क्वायर बाई 8h इंटू वाई, ये मोमेंट हो गया हॉगिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, WL/2 इंटू एक्स पॉजिटिव, लेकिन WL स्क्वायर बाई 8h इंटू वाई हो गया नेगेटिव। फिर कौन मूवमेंट देगा, यूडीएल का मूवमेंट है, यूडीएल का इस सेक्शन के बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस W इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, W इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। तुम क्या करोगे, फॉर mx इक्वल टू जीरो, अगर mx को जीरो पुट करोगे इट इम्प्लाइज कितना होगा ना, W इंटू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू W इंटू एल स्क्वायर बाई 8h इंटू वाई। चलेगा? तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, W बाई टू, W बाई टू, यहाँ पे W बाई 4 कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हुआ, अगर मैं यहाँ पे LX है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँ तो कितना होगा, L माइनस एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू कितना होगा ना, L स्क्वायर बाई 4h इंटू वाई हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और सजा दूँ तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4h बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। इसी को तुम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हो। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखा हूँ कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ यू टेक a एज ओरिजिन। तुम चेक कर सकते हो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज द प्रूफ, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना होगा इफ a इज टेकन एज ओरिजिन। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका इस इक्वेशन लिखने का, सेकंड तरीका है कि तुम ओरिजिन को यहाँ पे रखो। जब तुम ओरिजिन को यहाँ रखोगे, ये पार्ट तुम्हारा x होगा, ये पार्ट तुम्हारा x होगा, लेकिन y तुम्हारा कहाँ से मेजर होगा ना, ऐसे यहाँ से तुम्हारा y मेजर होगा, ये तुम्हारा y, मतलब कहने का मतलब अगर ये x है फॉर एग्जांपल, जिसको तुम x दिखा रहे हो, तो ये पार्ट तुम्हारा y होगा। अगर ये तुम्हारा x है तो ये पार्ट तुम्हारा y होगा। तो अगर तुम उसको बोलेंगे c, अगर c को तुम ओरिजिन लोगे, सो टेकिंग सेकंड केस में टेकिंग c एज ओरिजिन,
अगर तुम c को ओरिजिन मान के इक्वेशन लिखोगे तो उस केस में इसको मैं कहता हूँ y डैश, इसको बोलता हूँ x डैश। इस केस में इक्वेशन क्या होगा ना, y डैश इज इक्वल टू 4h by l square into x dash का whole square. Y dash equal to 4h by l square into x dash का whole square. This is the two ways of writing equation of parabola. तुम सपोर्ट को ओरिजिन मान के लिख सकते हो, तुम पहले सपोर्ट को ओरिजिन मान के लिख सकते हो, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। एंड सेकंड इज तुम क्राउन को ओरिजिन मान के, या जहां पे मैक्सिमम डिप हुआ है उस लोकेशन को ओरिजिन मान के लिख सकते हो। इक्वेशन होगा, बस डिफरेंस ये होगा फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ओरिजिन अगर तुम क्राउन पे मान रहे हो तो ये फॉर्म का इक्वेशन बन जाएगा, अगर तुम सपोर्ट पे मान रहे हो तो इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मैं शायद क्राउन पे ओरिजिन मान रहा था तो इक्वेशन सेकंड वाला यूज किया था। मैं अपने केस में किसको ओरिजिन माना था, देखो मैं ओरिजिन को क्राउन में माना था, अगर ओरिजिन को मैं क्राउन पे मानूंगा तो ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम यूज करते हैं। चलेगा सबको? यस सर। चलो, तो तुम्हारा जो इक्वेशन का जो फॉर्म था वो इक्वेशन फॉर्म मैंने कवर कर दिया। तो बस मुझे केबल पे एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो EAC में आया हुआ है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Question is calculate the maximum possible span of a cable supported at the ends at same level. Ends are at same level. Okay. Assume the cable profile to be parabolic. Assume cable profile to be parabolic. अच्छा, उसके बाद the central dip is 1/10 the length of span. जितना span है उसका 1/10 होगा, ठीक है, length of the span, and the permissible stress is 150 Newton per meter square. Unit weight of steel दिया हुआ है 78,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन का पढ़ो क्या दिया है, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। एच की वैल्यू 1/10 दी है। वो सब तो फर्जी है भाई, मुझे इस डाटा से थोड़ा ना बच्चे बोलते हैं एच का वैल्यू 1/10 दिया है, यूनिट वेट दिया है 78,000। क्वेश्चन में जो चीजें जिससे क्वेश्चन बनता है वो चीज को पकड़ो। मैक्सिमम लेंथ चाहिए अपन को उसकी केबल अबे की। ये तो क्वेश्चन है, इसको पकड़ो, वो मैक्सिमम लेंथ कैसे लिंक्ड है इस क्वेश्चन में, वो मैक्सिमम लेंथ का जुगाड़ कहाँ पे बिठाया है, वो क्या चीज को मैक्सिमम लेंथ के साथ लिंक किया है, वो जुगाड़ को पकड़ो। तो जब परमिसिबल स्ट्रेस इतनी है वो 150 किलो, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए स्पैन की। किस तरह का स्ट्रेस है, और हम स्ट्रेस को लेंथ के परमिसिबल। साथ, हम इस लेंथ को स्ट्रेस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? वहां स्ट्रेस के साथ तो फोर्स लिंक होता है ना, स्ट्रेस के साथ फोर्स इज लिंक्ड, स्ट्रेस के साथ कभी लेंथ लिंक नहीं होता।
या में स्ट्रेस बोल रहा है 150 और लेंथ पूछ रहा है, तो वो तो उसका तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, सर फोर्स पूछ रहा है या लेंथ पूछ रहा है, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। तुम पहले देखो क्वेश्चन लॉजिकली क्या है, समथिंग इज गिवन, स्ट्रेसेस इज गिवन, पूछ रहा है सर लेंथ, लेंथ और स्ट्रेस को कैसे हम लिंक करें, तो लॉजिक ऐसे आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन का रास्ता मिल जाएगा। दैट्स अच्छा, तो ये रास्ता है। तो बता पाएगा कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो जितना पढ़े हैं उससे बाहर तो कॉन्सेप्ट तो कभी होगा नहीं, उसी कॉन्सेप्ट उसी का अंदर ही है। मैं कभी ना कभी कुछ कुछ बोला हूँ, उसी का अंदर ही कॉन्सेप्ट रहा होगा। कोई नहीं पकड़ पा रहा है, चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। बताओ तो केबल में किस तरह का लोड रहता है। मैं तो प्रीडोमिनेंट नहीं बोलूंगा, केबल में बस एक ही लोड रहता है। कौन सी तरह एक्सियल का लोड है? कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन। मतलब एक बता, केबल का कंप्रेशन ले पाएगा? केबल तुम अपने घर पे रस्सी जाओ तो रस्सी में कॉम्प्रेसिव लोड लगाओ तो नो सर। रह पाएगा? केबल तो एक ही फोर्स दे सकता है ना, वो फोर्स कौन सा है? टेंसाइल। सिर्फ एक वो है टेंसाइल। केबल में सिर्फ टेंशन होता है, कंप्रेशन का केबल में चांस ही नहीं है। ठीक है, तो तुम एक चीज देखो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, वरना इस क्वेश्चन को क्या है, मैं तो बना दूंगा लेकिन एग्जाम क्वेश्चन आएगा तुम नहीं बना पाओगे। तो लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्ट्रेसेस दिया है। देखो क्वेश्चन का पहले चीज समझो। जनरली क्या होता है, हम गार्डर में कुछ लाइव लोड लगाते हैं, लाइव लोड का इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो अलग दिया है बाबा, ये क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, वो लोड के बारे में कुछ नहीं दिया है, और सेल्फ वेट दे दिया है, यूनिट वेट ऑफ द स्टील दे दिया है। इन यूनिट वेट ऑफ द स्टील देने का मतलब ये है, तुम जानते हो, तुम इलेक्ट्रिकल खंबा देखे होगे, अगर ये इलेक्ट्रिकल पोल है, तुम देखते हो ये इस इलेक्ट्रिकल पोल का एक डिस्टेंस जो होता है कि डिफाइंड होता है, मे बी 5 मीटर, मे बी 10 मीटर, ऐसे डिफाइंड होता है। अब मैं बोलूंगा ये 5 मीटर ही क्यों रखूं, एक इंजीनियरिंग आंसर समझो, मैं इसको 50 मीटर क्यों ना ले लूं, दिक्कत क्या है 50 मीटर लेने में? मैं इसको 5 मीटर ही क्यों रखूं, 50 मीटर क्यों ना कर दूं, क्या दिक्कत होगा 50 मीटर करने से, बताओ तो। मैं 5 मीटर की जगह इसको 50 मीटर कर दूंगा तो क्या दिक्कत होगा? और मान लो सपोर्ट बहुत ज्यादा रिजिड है, उसका जो सेल्फ वेट होगा उसका भी तो लोड होगा। देखो पंगा ये है कि इन दो के बीच में जो केबल कैरी कर रहा है ना, तुम समझो केबल किसको कैरी कर रहा है, बेटा केबल जो कैरी कर रहा है अपना सेल्फ वेट को कैरी कर रहा है। देखो जितना बड़ा तुम मुझे स्पैन दोगे मैं उतना बड़ा सेल्फ वेट कैरी करूंगा। अब पंगा क्या है, तुम अगर देखोगे केबल में मैक्सिमम फोर्स कहाँ आता है, देखो पूरा गेम कैसे लिंक है, तुम देखो अभी केबल में अगर तुम फोर्स की बात करो, मैं क्यों इतना बड़ा स्पैन नहीं करना चाहता ना, मैं जितना बड़ा स्पैन करूंगा केबल में उतना बड़ा टेंशन आएगा। क्यों, कितना बड़ा टेंशन आएगा तुम जानते हो, तुम केबल में बेसिकली एक तरह का फोर्स होता है, वो फोर्स कौन है ना, एक्सियल फोर्स। यस सर। केबल केबल में एक तरफ फोर्स होता है, वो तो रह गया तुम्हारा क्या, एक्सियल फोर्स। इसका मतलब अगर वो परमिसिबल स्ट्रेस, समझो क्वेश्चन को ऐसे बोल रहा है, अगर वो स्ट्रेस को, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस को 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम कर रहा है, इसका मतलब इस केबल में फोर्स को उसने लिमिटेशन कर दिया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स, कोई बोल सकता है कौन सा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स इन द केबल इज इक्वल टू 150 into a, where a is the area of the cable। कौन सा फोर्स को लिमिट कर दिया, 150 into a। अगर टेंसर, स्ट्रेस, टेंसर। करेक्ट करेक्ट, तो केबल में मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स जो होगा वो टेंसाइल फोर्स को इसके अंदर लिमिट कर दिया है। अब तुम समझो केबल में टेंशन फोर्स कैसे बढ़ेगा या घटेगा। तुम जानते हो तुम जितना बड़ा स्पैन लोगे तुम उतना बड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है WL/2, तो जितना बड़ा स्पैन लूंगा उतना बड़ा WL/2 हो जाएगा। सिमिलरली जितना बड़ा स्पैन लूंगा उतना बड़ा WL²/8H भी हो जाएगा। तो समझो स्पैन बढ़ाने का मतलब ये है कि केबल का लेंथ बढ़ने का मतलब ये है कि केबल में वर्टिकल रिएक्शन बढ़ेंगे,
केबल में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बढ़ेंगे। अगर केबल में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बढ़ा तो केबल में क्या बढ़ेगा ना, टेंशन बढ़ता रहेगा, केबल में टेंशन बढ़ता जाएगा। अगर ये केबल में टेंशन बढ़ रहा है इसका मतलब केबल में स्ट्रेस बढ़ रहा है। अगर केबल में टेंशन बढ़ रहा है तो केबल में स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होगा ना, टेंशन बाई एरिया, ठीक है, टेंशन बाई एरिया। तो जब ये तुम्हारा स्ट्रेस टेंशन बाई एरिया ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, जब दिस टेंशन बाई एरिया ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, तब तुम्हारा केबल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो केबल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तुम केबल देखोगे यहाँ से कट के इसे नीचे गिर जाएगा, केबल से कट के नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब केबल कहाँ पे फेल किया ना, यहाँ पे केबल फेल किया ड्यू टू द फेल्यूर इन एक्सियल टेंशन, द केबल इज फेलिंग इन एक्सियल टेंशन। तो इसका मतलब जो अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस में लिमिट लगा दूं तो आई एम लिमिटिंग ऑन द मैक्सिमम टेंशन व्हिच इज बीइंग कैरिड बाय द केबल। लॉजिक ये हुआ, अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस को 150 कर दूं, इसका मतलब मेरा केबल में जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर टेंशन 150 से कम रखना है तो तुम्हें टेंशन कम करने के लिए मुझे बताओ तो केबल में सबसे बड़ा टेंशन कहाँ आता है, कल हम डिस्कस किए थे, सपोर्ट में। अगर केबल में मैक्सिमम टेंशन सपोर्ट में आता है, और तुम अगर याद होगा कल हमने लिखा था टी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर इंटू एच का होल स्क्वायर। अगर मेरा टी मैक्स को लिमिट में लाना है तो मुझे v एंड h को लिमिट में लाना पड़ेगा, और v और h किसका फंक्शन है ना, v इज इक्वल टू WL/2। तो मैं W तो कंट्रोल नहीं कर सकता, W तो सेल्फ वेट है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो v इज अ फंक्शन ऑफ L। h इज इक्वल टू कितना ना, WL²/8h। मैं W को कंट्रोल नहीं कर सकता, W को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मुझे कंट्रोल करना है किसका, L या H को। अच्छा, जितना बड़ा L लूंगा उतना बड़ा H दूंगा। L H मतलब किसके ऊपर डिपेंड किया ना, L के ऊपर। इसका मतलब H को कंट्रोल करेगा कौन ना, L। V को कंट्रोल करेगा कौन, L। अगर H एंड V कंट्रोल हो गया तो T मैक्स कंट्रोल में आ जाएगा। T मैक्स कंट्रोल में आएगा तब जाके स्ट्रेस तुम्हारा 150 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब देखो पूरा गेम जो है, पूरा गेम स्ट्रेस खेल रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं 100 मेरा परमिसिबल स्ट्रेस 150 ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, लेंथ। बिकॉज द यू कैन लिमिट द मैक्सिमम टेंशन ओनली बाय लिमिटिंग द स्पैन, यू कैन नॉट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। मेरा सेल्फ वेट का जो इंटेंसिटी है, तो मेरा सेल्फ वेट को कम ज्यादा नहीं कर पाओगे। मेरा सेल्फ वेट जो है वो है। अगर तुम कुछ ही चीज को कंट्रोल कर सकते हो, वो है तुम्हारा क्या ना, लेंथ ऑफ द स्पैन। इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लेंथ ऑफ द स्पैन के ऊपर पूछ लिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन कितना होगा। मतलब दे हैव आस्क्ड यू हाउ मच इज दिस L। इफ यू आर लिमिटिंग L, यू आर लिमिटिंग H। इफ यू आर लिमिटिंग L, यू आर लिमिटिंग V। अगर तुम L लिमिट कर दिए, तुम H लिमिट कर दिए, V लिमिट कर दिए, मतलब मैक्सिमम टेंशन लिमिट कर दिए, तो तुम स्ट्रेस को एंश्योर कर पाओगे द स्ट्रेस वैल्यू is less than, कितना लेस देन ना, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया, स्क्रीन चलेगी सर, स्क्रीन चली गई। एक सेकंड, मुझे भी लगा कि चला गया। ओके, तो अगर तुम समझ गए तो इसका मतलब देखो, मैं बोल सकता हूँ क्या, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस में क्या बोल सकता हूँ, बोलता हूँ ना, एज पर द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्या बोलता हूँ, सो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैक्सिमम, तुम क्या बोल रहे हो कि परमिसिबल स्ट्रेस 150 से कम होगा, नहीं। अच्छा, परमिसिबल स्ट्रेस 150 से कम मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन जो होगा, ठीक है, बाई एरिया ऑफ द केबल, मैक्सिमम टेंशन बाई एरिया ऑफ द केबल शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना ना, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि केबल में प्रिडोमिनेंट फोर्स कौन सा है ना, टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से टी मैक्सिमम वैल्यू should be less than equal to now 150 into A,
150 into A, एरिया अगर मैं mm स्क्वायर बोलूं इतना न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए ना, 150 into A न्यूटन से छोटा होना चाहिए। क्या तुम कहानी को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। Yes, sir. अब देखो, हाउ कैन यू लिमिट द मैक्सिमम टेंशन? यू कैन लिमिट द मैक्सिमम टेंशन बाय लिमिटिंग द एरिया, सॉरी एरिया नहीं, कैसे? बाय लिमिटिंग द लेंथ। मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, तो अब फिर हम ये जानते हैं मैक्सिमम टेंशन T max at the supports, T max at the supports is given by, T max at the support is given by कितना ना, T max is equal to under the root of ना V square plus H square, ठीक है। तो मेरा टारगेट है V square और H square निकालना। अच्छा, पहले मैं निकालता हूँ इंटेंसिटी ऑफ द लोड, मैं लोड का इंटेंसिटी लगाता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चला जाऊं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लोड, देन आई विल गो फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल डब्ल्यूई कैसे निकालेंगे? अच्छा, केबल में सेल्फ वेट है, तो अगर मैं केबल का टोटल वेट निकाल दूं, समझना, ये डब्ल्यूई कोई लॉजिकली सोच सकता है क्या? क्या दिस डब्ल्यूई वुड बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द केबल, टोटल वेट ऑफ द केबल बाई एल हो जाएगा क्या? W into L। W इंटू ये एल नहीं बेटा, ये यूडीएल है। यूडीएल किसका बना है ना, इस जो केबल का तुम पोर्शन देख रहे हो, इस केबल का जो पोर्शन है, इस केबल का कुछ वेट होगा, ये वेट को तुमने यूडीएल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या मैं बोलता हूँ कि दिस डब्ल्यूई इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज वेट ऑफ द केबल, केबल का कुछ वेट रहा होगा, मान लो ये W बाई लेंथ, लेंथ मतलब L, क्या यही तुम्हारा WE हो जाएगा क्या? यूडीएल क्या हो जाएगा? व्हाट इज यूडीएल? द टोटल वेट ऑफ द केबल बाई L। जैसे जैसे देखो यहाँ पे WE को क्या समझाया था, WE कहाँ बताया था, यहाँ बताया था। WE कहाँ समझाया था? L P1 प्लस P2 वाला, हाँ देखो यहाँ पे WE को कैसे समझाया था ना, WE हो गया P1 प्लस P2 बाई L। P1 प्लस P2 क्या था? टोटल वेट था किसका? लाइव लोड का। तो अगर लाइव लोड है टोटल P1 प्लस P2, तो यूडीएल कितना हुआ ना, P1 प्लस P2 बाई L। सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो सेल्फ वेट है, तो सेल्फ वेट मतलब क्या? अगर मैं केबल का टोटल वेट को W बोल दूं, तो W को मुझे यूडीएल के टर्म में सोचना है। तो WE कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ द केबल बाय कितना L। इट इज इक्विवेलेंट टू, जैसे दो पॉइंट लोड था, उस पॉइंट लोड को तुम यूडीएल में सोचे, उस तरह से तुम टोटल वेट को बाई L कर दोगे, उसको तुम इक्विवेलेंट यूडीएल के फॉर्म में सोच सकते हो। समझ में सबको? सर। नेक्स्ट टारगेट इज टोटल वेट ऑफ द केबल। अगर मैं टोटल वेट ऑफ द केबल निकालूं, टोटल वेट ऑफ केबल, टोटल वेट ऑफ केबल निकालने के लिए मुझे लेंथ ऑफ द केबल चाहिए, तो एक काम करता हूँ, पहले लेंथ ऑफ द केबल निकाल देता हूँ। अगर मैं लेंथ ऑफ द केबल पहले निकाल दूं, तो देखना हाउ मच इज द लेंथ ऑफ केबल। अगर मैं इसमें आ जाऊं और लिखूं लेंथ ऑफ द केबल, द लेंथ ऑफ द केबल इज गिवन बाय LC। हाउ मच इज LC? तुमको LC इज इक्वल L प्लस 8/3 into H square by L। तो देयरफॉर LC कितना हो जाएगा ना, LC इज इक्वल L प्लस 8/3 into 1/L into H कितना था रे बाबा? L/10 ना, यस H सर। इक्वल L/10। तो ये Yes, कितना sir. होगा? L/10 का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट कैंसल्स आउट, तो बोलना एक L बचेगा, मतलब कैंसल आउट मतलब एक L बचा है। तो हाउ मच L इज दिस? ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू L होगा। निकालना, मेरे पास कैलसी है। देखते हैं कौन फर्स्ट करेगा, तुम मेरे से ज्यादा जल्दी करोगे या मैं तुमसे ज्यादा जल्दी करता हूँ, देखते हैं। कितना आ रहा है बाबा? सर 1.026 आ रहा है। सुबह 026 कैसे आ रहा है? 1.026 आ रहा है क्या? यस सर। 1.266666 ऐसे आ रहा होगा नहीं? हाँ वही। Yes, sir. 1267 कर देता हूँ।
1.0266607 चलेगा। यस सर। अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा एलसी। अच्छा अगर एलसी निकलते ही मैं वेट ऑफ द केबल बोल सकता हूँ। देखना वेट ऑफ द केबल कितना होगा ना, मैं बोलूंगा वेट ऑफ द केबल इज इक्वल टू, ठीक है देखना वेट ऑफ केबल इज इक्वल टू, केबल का वेट के लिए क्या क्या चाहिए, यूनिट वेट ऑफ द केबल मुझे पता है, यूनिट वेट कितना है ना 78,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 78,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू एरिया इनटू कितना होगा लेंथ ऑफ द केबल, लेंथ ऑफ द केबल कितना है बोलो तो 1.027 एल मीटर, ठीक है, इनटू 1.027 एल लिख देता हूँ, मीटर नहीं लिखता, मतलब वो एल एम एक्स कंफ्यूजन होगा बाद में क्या लिखा था। तो इतना ये मीटर में है, ये मीटर में है। एरिया को मैं किस में लिया था बाबा, एरिया को मैं mm स्क्वायर में लिया था, मुझे मीटर में चाहिए। तो एरिया ए इंटू 10⁻⁻6 कर देता हूँ, तो ये एरिया तुम्हारा किस में आ जाएगा ना मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वेट आ जाएगा न्यूटन में। बोलो रे बाबा कितना आ रहा है तुम्हारा, हाउ मच इज दिस वैल्यू इंटू 78,000 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू कितना आ रहा है। मीटर क्यूब न्यूटन में आ जाएगा 0.080। तो 0.08 एल लिख दूं, यस सर। इतना क्या न्यूटन में आ गया, यस सर। इतना न्यूटन में आ गया। अच्छा अगर ये बात सच है तो देखना मैं बोलूंगा टोटल वेट ऑफ द केबल इतना है। चलो मैं इंटेंसिटी में कन्वर्ट ना करके भी काम कर सकता हूँ, देखो कैसे। वंस आई हैव गॉट दिस वैल्यू, तुम जानते हो दूसरा कैलकुलेशन में व्हाट इज वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन इज इक्वल टू W इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल बाई 2। स्मॉल w इंटू एल को, या सॉरी 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 सॉरी, हम तो W नहीं लिख रहे ना, WE लिख रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे देखना क्या, दिस इज योर WE इंटू एल बाई 2। अगर ये WE इंटू एल बाई 2 है, इस रिलेशनशिप को देखो, WE इज इक्वल टू कैपिटल W बाई एल, तो इसको मैं क्या कैपिटल W बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, मतलब क्या इसको मैं 0.08 A इंटू एल बाई 2 मतलब 0.04 AL लिख सकता हूँ क्या, चेक करना मैं सही यस हूँ क्या, सर। यस सर। सही हूँ। अच्छा सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को तुम लिखते हो WE इंटू एल स्क्वायर बाई 8H, WE इंटू एल स्क्वायर बाई 8H। मैं WE इंटू एल को, WE इंटू एल को कैपिटल W लिखता हूँ। अगर WE इंटू एल को मैं कैपिटल W लिख दूं तो ये होगा कैपिटल W इंटू एल, कैपिटल W इंटू एल बाई 8 इंटू H हो जाएगा। देखना मैं सही हूँ क्या, और कैपिटल W मेरा कितना है ना 0.08 A इंटू एल, 0.08 A इंटू एल इंटू एल बाई 8 इंटू H इज इक्वल टू कितना होगा रे ना, H इज इक्वल टू L बाई 10, H इज इक्वल टू L बाई 10। ये वैल्यू कितना आएगा देखना ना सर, L कैंसल्स आउट, तो ये AL बचेगा, ऊपर में 0.1। 0.01 इंटू 10 कितना बोलो 0.1 नहीं, यस सर। 0.1 इंटू एल आ जाएगा, 0.1 इंटू AL। अच्छा अगर ये मेरा निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट इज, मैं H और इसको क्यों निकाल रहा था, मैं इन दो से क्या निकालता, इन दो से मैं टेंशन T मैक्स, मैक्स निकाल, टी मैक्स। हाँ मैं निकालूंगा T मैक्स एट सपोर्ट, मैं बोलूंगा T मैक्स एट सपोर्ट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, T मैक्स एट द सपोर्ट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कितना ना 0.04 AL का होल स्क्वायर प्लस 0.1 into AL का whole square. Somebody can simplify this and come up with the sum value into AL. 0.107। 0.107 AL. अच्छा देखो, अगर T max तुम्हारा 0.107 AL आ गया, अभी तक हम पढ़े थे क्या T max should be less than equal to 150 into A क्या, तो बोल सकता हूँ यस क्या, सर। आज पर द क्वेश्चन, आज पर द क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं तो क्या मैं पूछता हूँ दिस टी मैक्स वैल्यू, दिस टी मैक्स वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.107 AL। as per this question 0. this value must be sorry गलत हो गया, टी मैक्स लेस देन 150 ना। 150 सर।
As per the question, the T max value must be less than equal to 150 न्यूटन। ठीक है, और खास क्या है, ये सब मैं न्यूटन में ही निकाला था ना, ये भी शायद न्यूटन में ही था, ये भी न्यूटन में यस था और ये भी सर, न्यूटन में था, तो वो न्यूटन में था। तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा, तो इट इज 0.107 A into L should be less than equal to 150। इसमें कुछ टर्म होना चाहिए, इंटू ए था सर, ए into A, 150 into A, तो ये पट भी A, ये पट भी A, तुम देख रहे हो A कैंसल्स आउट, तो मेरा लेंथ ऑफ द केबल कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 150 बाई 0.107। बोलो बेटा कितना वैल्यू आ रहा है? 1401 1401.869। 869। यस सर, 869 मीटर। इसका मतलब जो तुम्हारा लेंथ का जो मैक्सिमम लेंथ होगा, वो ये 1401 से कम होगा। मैक्सिमम लेंथ जो होगा 1401 से कम होगा। कंफर्टेबल? तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, एक दिया है 1270 मीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 1330 मीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है 1388 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 1450 मीटर। बोलो उन चार में से तुम कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 1388। क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये 1388। भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सिर्फ ये आंसर नहीं है, क्योंकि 1401 से कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हुआ है इन तीन में से मैक्सिमम पॉसिबल होगा सी। कंफर्टेबल? तो आउट ऑफ दिस थ्री द मैक्सिमम पॉसिबल इज सी। देख रहे हो कैसे उसने स्ट्रेसेस को लिंक किया है लेंथ ऑफ द केबल के साथ। तो अगर बस तो लॉजिकली तुम देखो, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कैलकुलेशन कर लोगे तो काम हो सर जाएगा। यूनिट वेट में सर एरिया का क्यों मल्टीप्लाई किया? लेंथ यूनिट वेट इनटू लेंथ कर देंगे, टोटल वेट आ जाएगा। बड़ा ये एक रस्सी है रे बेटा, ये एक रस्सी है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये रस्सी का लेंथ है L, ये रस्सी का लेंथ है L, और इसका सरफेस एरिया A है, इसका डेंसिटी या यूनिट वेट है 10 kg पर मीटर क्यूब, 10 kg पर मीटर क्यूब। बोलो इसका वेट कितना होगा तो फिर? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। हाँ, वॉल्यूम डेंसिटी करोगे ना, यस तो सर, क्या A इंटू L इंटू 10 करोगे, यस सर, तो ये आएगा टोटल इतना केजी आएगा। अब पंगा क्या है, देखो ये लेंथ L है, लेकिन इस L को मैं L में नहीं लगा रहा हूँ, इस लेंथ को मैं इतने में लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। इसका लेंथ था L, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यह LC कर देता हूँ, इस LC को मैं लगाया हूँ यहाँ पे। तो तुम जो कह रहे थे कि मैं यूनिट वेट में एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इंटेंसिटी आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तुम्हारा क्या जितना LC है उतना L है क्या? नहीं है ना। अगर LC इज इक्वल L होता तो तुम जो बोल रहे थे कि यूनिट वेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया तो इंटेंसिटी आ जाएगा, वो सही होता, लेकिन वैसा है नहीं। लेंथ तो केवल LC है, लेकिन तुम जहां लगा रहे हो L है, तो L पोर्शन में यूडीएल बनाना है, ना कि LC पोर्शन को यूडीएल बनाना है। अरे ऐसे भी समझ सकते कि किलो मीटर क्यूब है ना नीचे, यूनिट से भी समझ सकते हैं सर ने। अरे नहीं रे, तो तुम समझे नहीं मैं क्या बोला। मैं बोला कि कोई सर ये 10 kg पर मीटर क्यूब है, आपको तो WE है ना, WU का यूनिट क्या होना चाहिए, kg पर मीटर। तो मैं WE को ऐसे क्यों ना लिख दूं, आपने लेंथ क्यों लिया? मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 10 kg पर मीटर क्यूब इंटू एरिया इन मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। तो इसको मैं 10A kg पर मीटर नहीं बोल सकता क्या? WE को 10A kg पर मीटर में बोल सकता हूँ क्या? आंसर इज नो, गलत है। यूनिट में देखने को सेम है, लेकिन ये गलत आंसर है। ये तब होता जब तुम्हारा जो केबल है, तुम समझो, तुम केबल का लेंथ है LC, लेकिन तुम जो सपोर्ट के बीच में लगा रहे हो उसका लेंथ है L, तो यूडीएल का इंटेंसिटी मुझे इस L में देखना है। मैं टोटल लोड को ऐसे ऐसे सस्पेंड किया हूँ, इस L में सस्पेंड किया, ऐसे सोचो। इसका मतलब ये है, तो तुमने जो किया इसका मतलब क्या, तुम्हारा करने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा यूडीएल ऐसे सस्पेंड हुआ है और इसका लेंथ है LC, 10A का मतलब है। तो तुम 10A नहीं कर सकते, 10A गलत है। 10A तब होता जब केबल का लेंथ LC होता है, मतलब जो यूडीएल बना रहे हो
वो एलसी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो यूडीएल एलसी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस तो सर, समझ पाए कि बिल्कुल नहीं समझ पाए? समझ पाए। ठीक है, चलो। सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। एक बार यूडीएल का इंटेंसिटी निकल गया, फिर कैलकुलेशन। थोड़ा सा बेटा देखो, एक चीज बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम करोगे छोड़ दोगे? सर यदि लॉजिक मिल गया, जैसे इसमें शुरुआत में ही मतलब आपने बताया हिंट, फिर तो सर मतलब फार्मूले तो पता ही है कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है, उसका फार्मूला भी पता था अपन को, स्टार्ट नहीं हो पाएगा बस। वो मूवी देखी हो, शाहरुख खान का एक मूवी आया था, बहुत पुराना मूवी था, बाजीगर करके मूवी था, समझ रहे हो? हाँ सर। उसमें डायलॉग था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यस सर, हाँ ठीक हाँ। है, तो हम लोग उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, हम लोग उस टाइम बचपन में थे रे बाबा, समझ रहे हो? तो हम लोग ये डायलॉग बहुत मारते थे, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो एग्जाम भी वही है बेटा, हार के जीतना है। मतलब क्या है, एग्जामिनर जब ऐसे लोट पोट क्वेश्चन देगा ना, इतना लंबा क्वेश्चन, अगर मैं इसको ईगो पे ले लूं, जैसे अभी योगेश बता रहा था, सर मुझे सब कुछ पता है, फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, मैं समझ गया। बेटा देखो, सबसे मेन गेम क्या है, ये ईएससी का क्वेश्चन है। मतलब इन एग्जाम वेयर देयर इज नो कैल्सी, अगर कैल्सी नहीं है और मैं ये इस चैलेंज को ले रहा हूं करने के लिए, मैं बहुत बड़ा पंगा ले रहा हूं एग्जामिनर के साथ। शायद यस मैं सर, ये जीत तो जाऊं, अगर मैं जीत भी गया तभी मैं एग्जाम में हार जाऊंगा। ठीक है, और सर कई बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। बेटा एक चीज बताओ, कोई कंप्यूटर, तो तुम कंप्यूटर के साथ लड़ाई तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा तो लड़ाई उन बच्चों के साथ है जो 4 साल से कैलसी यूज ही नहीं किए हैं, सॉरी हाथ से कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो सब तो इक्वली गधे हैं रे बेटा, गधे में से सुंदर गधा निकालना है हमें। अगर तुम्हारा छूटेगा, बाकी सब भी तो गधे ही है, कोई सुपर कंप्यूटर तो बैठा नहीं है एग्जाम में। सब 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 केल्स यूज करती है स्टडी टाइम पे के। हाँ, 4 साल में कैल्सी ने इतना गंदा आदत डाल दिया सबको कि 8+7, एक बार बच्चा बोल भी दिया 8+7 15 है, वो एक बार कैल्सी में एक बार टाइप करेगा और चेक करेगा 15 आ रहा है क्या, केवल यहाँ से 15 है। ये समझ बात तो रहे सही। हो? सर, हम तो सर इसलिए फर्स्ट ईयर क्या से ही है, कर रहे हैं। हाँ, इसलिए एग्जाम में when you are sitting in exam, it is the question, it is not about attending all question, यहीं पे तो सिलेक्शन नहीं होता जो ऑल क्वेश्चन चला गया, इट इज अबाउट लिविंग द गुड क्वेश्चन। राहुल द्रविड़ बनना है रे बाबा, अच्छा क्वेश्चन आया, तुम देख रहे हो कि भाई अच्छा क्वेश्चन है, टाइम जाएगा, ठीक है, ये टाइम जाएगा, मान लो मैं समझ भी जा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाने में टाइम जाएगा, तो वो छोड़ देना है। गेट के लिए लॉजिक इतना काम नहीं करता, क्योंकि गेट में क्या है, टाइम ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो गेट में हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम मिल जाता है। लेकिन व्हेन आई गोइंग टू एग्जाम लाइक ईएससी, जब टाइम कंस्टेंट है और तुम्हारे पास ये नहीं है, क्या नहीं है, कैल्सी नहीं है। सर उसमें तो उस केस, प्रीमियम मिलता होगा सर, वो उसमें नहीं मिलता कन्वेंशियल में। बेटा सुन रहे बेटा, मैं एग्जाम देख के यहाँ बैठा हूँ बे, फ्री में मिलता है और मुझे पता नहीं है। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता नहीं है, तो मुझे सिखा कुछ रहा पूछ है? रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ। जब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कन्वेंशनल में मिलता है। और तुम ऐसे इन्फाइनाइट एग्जाम देने वाले हो, अभी एसएससी पता नहीं कितना एग्जाम सब दोगे, उसमें 100-150 क्वेश्चन होगा 3 घंटे में करने के लिए। तो सब बिल्कुल पंगा मत लेना, जो लेंदी क्वेश्चन है, तो लगा है कि लेंदी क्वेश्चन है, या क्वेश्चन ऐसा है जिसका वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दीज आर टाइम किलर्स। एग्जाम में ये सब चीज पहचानना बहुत जरूरी है, और उसको तुम्हें छोड़ना ही है। ठीक है, हार के जीतना है, तब जाके बाजी करके लाएगा। अगर तुम उसको ईगो पे ले लोगे, नहीं 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 ये क्वेश्चन तो मेरा फॉर्मूला है, मैं जानता हूँ, तो मैं तो कवर करूंगा, भाई कवर कर भी दिए, मैं बोला ना, एंड में गेम हार जाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे थोड़ा सा इस पे फोकस नहीं करता, उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा, यू अपियर नंबर ऑफ टेस्ट। बच्चे टेस्ट में डरते हैं, हमेशा बोलते हैं कि सर टेस्ट अभी नहीं सर, थोड़ा सा तैयारी और कर लूं अच्छा से, मैं तो समझ तो गया हूँ सब कुछ, अच्छे से तैयारी कर दूं तो मैं टेस्ट दे दूंगा। और अच्छा तैयारी जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। एग्जाम से पहले अगर मान लो कल एग्जाम है और तुम्हें पता लगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया 2 दिन के लिए, तुम 2 दिन और पढ़ने का जो जाओगे, बोलोगे अरे यार बस 2 घंटा और मिल जाता ना, पूरा एकदम सब कुछ फोड़ फाड़ देता मैं। तो वही है, तो इस लाइक टाइम इज, एक स्टूडेंट के लिए टाइम कभी भी सफिशिएंट नहीं होता, उतने टाइम में ही तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है, उतने टाइम में तैयारी करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, जिस साल आया था सर 2 साल पहले आया था,
तो दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय अप्रोक्सीमेशन। अगर अप्रोक्सीमेशन काम करेगा, जैसे मान लो तुम देखो कैसे सीखोगे अप्रोक्सीमेशन, अगर तुम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देखोगे, इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट देखो, ये 0.04 है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो जो 0.01 है। तो तुम देख रहे हो एज कंपेयर टू द वर्टिकल कंपोनेंट, एज कंपेयर टू द वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे बोलूंगा, एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द वर्टिकल कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल, लगभग 25 गुना छोटा है, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं तो। एक 0.04 है, एक 0.01 है। यस तो सर। हाउ मच इज 0.01 बाई 0.04, लगभग 25 ही तो होगा। 0.01 नहीं 0.1 सॉरी 0.1 बाई 0.04, लगभग कितना है, 2.5 टाइम्स है सॉरी। तो ये लगभग 2.5 टाइम्स है। तो मैं अगर अप्रोक्सीमेशन करूं तो ये कर सकता हूं कि मैं एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करने का सोच सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये वैल्यू को मैं पहले से कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको निकाल दूंगा, और मैं क्या है अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कि टी मैक्स इज इक्वल टू एच, लगभग ये कैलकुलेशन लगाऊंगा, मतलब एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसका स्क्वायर करना एग्जाम में तो नामुमकिन वाला बात है। ये तो मैं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ 8/3 है, 8/3 को कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल है, और 110 स्क्वायर इट इज 1/100, सो 8/3, और ये कैलकुलेशन तक मैं पहुंच सकता हूँ, सोच सकता हूँ, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ये भी चैलेंजिंग है, 78 इंटू दिस इज चैलेंजिंग, लेकिन चलो मैं यहाँ तक कर भी दिया, तो मैं एग्जाम में यहाँ तक ही कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे हो सकता है, मैं ऐसे लिखूं कि 0.1 इंटू ए एल इज लेस देन इक्वल टू 150 इंटू ए, मतलब मैं लेंथ को लेस देन इक्वल टू 1500 लिख सकता हूँ। कंफर्टेबल? तो ऐसा तो ऑप्शन में आइए, तो अब देखो ऑप्शन में आता तो हम क्या करता है, अगर एल लेस देन इक्वल टू 1500 है, तो मेरे लिए ए आंसर भी सही, बी आंसर भी सही, सी आंसर भी सही, और डी आंसर भी सही हो जाएगा। अब इनमें से बेस्ट आंसर में कौन सा लेता मैं, अगर मैं लेस देन 1500 आता है तो बेस्ट आंसर कौन सा ले लेता है, 1450। 1450, और मैं गलती हो जाता है। समझ रहे हो? दिस आर वेरी टाइट ऑप्शन फैम, मतलब जो कहते हैं वाटर टाइट क्वेश्चन, दिस आर वाटर टाइट क्वेश्चंस, जब ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है, ऑप्शन बहुत क्लोज है, लेंदी कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेशन किया तभी मर गया। क्योंकि हम लोग को कैसे पता कि गलती होगा, भाई मैं तो यही तो बोला कि तुम छूना ही नहीं है इसको। अगर मान लो कोई ऐसा था कि अप्रोक्सीमेशन से बच जाता, या बचने का भी स्कोप नहीं था, तो बचने का स्कोप नहीं था। दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सो गेट में आया, गेट में तो क्वेश्चन करना ही करना है, नहीं करोगे रैंक चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इसी में आया तो जैसे ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ भाई, एग्जाम तो मैं तुम्हारे लिख नहीं सकता, एग्जाम तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर कितना हो गया ये, 4 ना, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। 4.4 था सर, 5। अरे खत्म है रे बे, कितना पढ़ेगा चैप्टर में, बहुत पढ़ लिया, जितना पढ़ा है उतना तो पढ़ ले। चैप्टर 5, चैप्टर 5 में फोर्स मेथड बोल रहा था, चलो मैं शुरू करता हूँ स्लोप डिफ्लेक्शन से। टाइम है आज? हाँ है। स्लोप 1 घंटा है। डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, slope difflection method. The slope difflection method is also called displacement method of analysis. फिर मैं पहले स्लो डिफ्लेक्शन करवा दूंगा, फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, फिर मैट्रिक्स मेथड कर दूंगा। फिर स्लो डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिक्स, ये 3 खत्म होने के बाद मैं एंड में फोर्स मेथड करवा दूंगा। ठीक है, फोर्स मेथड बहुत ही इजी है, मतलब 1 घंटे का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव से ही, तो तुम्हें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें तैयारी करना है। तो फोर्स मतलब में कन्वेंशनल क्वेश्चन को जरूरत, मतलब बड़ा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे एमडीएम उसी से बन जाएगा। तो अभी मैं प्राइमरी फोकस के, इससे भी आते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिनिमम, सर पूछिए कुछ क्वेश्चन है सर इसके। बड़ा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन जो है ये सब सोम का क्वेश्चन है, मेरे पार्ट का नहीं है। डिफ्लेक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सोम का होगा। ठीक है, और देखना वो सब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट होंगे, मेरा क्वेश्चन वही है जो स्ट्रक्चर इंडिटर्मिनेंट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करते ही नहीं है। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर पूरा वो एनालिसिस, डबल इंटीग्रेशन मेथड से किया था, वही थी सर ना वो तो। हाँ जी, मतलब अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन मतलब यूज कर दिया होगा, या कॉन्जुगेट भी यूज कर दिया होगा, कुछ भी हाँ किया होगा। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करना, सोम वाला कॉन्सेप्ट है। तो सोम अब तक नहीं हुआ है क्या?
सोम सर बाद में होगा सर, टॉस को पहले रखा है उन्होंने। मतलब कॉलेज वालों ने टॉस को पहले रखा फिर सोम को रखा है? सेमेस्टर में तो सोम को पहले है सर, इसमें गेट ट्रेनिंग में जो चल रही ना कोचिंग सर ऑनलाइन, हाँ, उसमें सोम को पीछे रखा है। मतलब इसको रखा किसने है भाई? मतलब तुम्हारे कॉलेज वालों ने रखा, ये गेट ट्रेनिंग वालों ने रखा, किसने रखा इसको? सर पता नहीं होता। सर कॉलेज वालों ने रखा होगा, क्योंकि एक काम करना, अगर तुम्हें जरूर ढूंढना, ये बहुत ही रहस्यमय क्वेश्चन है कि जिसने रखा है, और जिसने भी रखा है उसको 21 तोपों की सलामी जरूर देना रे बाबा, ठीक है? कि बिना सोम पढ़े बच्चा स्ट्रक्चर पढ़ेगा और उसको समझ में भी आएगा। ये एक बहुत ही, मतलब बहुत ही क्या बताऊं, नेक विचार है जिसने पता भी नहीं विचार सर रखा उसने है। इंजीनियरिंग, पता नहीं वो इंजीनियरिंग की होगी उसने कि नहीं। इसलिए तो बोला, इसलिए तो 21 तोपों की सलामी देना है उसको, ठीक है? तो जरूर ढूंढना, मतलब खत्म होने का जरूर ढूंढना, ये रहस्य को जरूर सॉल्व करना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। स्लो डिफ्लेक्शन मेथड। तो स्लो डिफ्लेक्शन सर मेथड इज ए, मेरे मैम ने उनसे पूछा था, मैम ऐसे क्यों चल रहा है, टॉस क्यों चला रहे हैं, तो वो कहती कि हमें खुद नहीं पता बेटा, हमें जो ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंग चालू करवा देते। तो वही तो भाई, जो भी एक ऑर्डर दिया होगा वो तो इंसान होगा ना, तो उस ये इंसान को ढूंढो। फिर उसने इंजीनियरिंग नहीं की होगी, इतने ये बात तो पक्का है। तुम देखना पक्का वो इंजीनियरिंग में क्या होगा, वो सिविल इंजीनियर भी होगा, ये गारंटी है। तुम लिख के ले लो मेरे से, नहीं जो सर वो डिसीजन ये दिया है। सिविल, सिविल से तो नहीं हो सकता सर वो। तुम देख तो लो, देख तो लो, वही सिविल इंजीनियरिंग निकलेगा। चलो, हम दुखी नहीं होंगे। स्लो डिफ्लेक्शन मेथड शुरू करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के लिए स्लो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत ही फंडामेंटल मेथड है। पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड मोमेंट क्या है? अगर मान लो ये तुम्हारा एक फिक्स्ड बीम है, अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा फिक्स्ड बीम है, समझ पा रहे हो? दिस फिक्स्ड बीम, this fixed beam is subjected to some external loading। तुम देखना पहले फिक्स्ड बीम को मैं कैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, देखना। सपोज दिस इज अ फिक्स्ड बीम, ये एंड तुम्हारा फिक्स्ड है और ये एंड तुम्हारा फिक्स है। दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू सम लोडिंग। लेट मी से दिस लोडिंग इज P1, दिस लोडिंग इज P2। ड्यू टू दिस लोडिंग P1 एंड P2, व्हाट यू विल सी ना, यहाँ पे कुछ वर्टिकल फोर्सेस जनरेट होंगे, कंफर्टेबल, यहाँ वर्टिकल फोर्सेस जनरेट होंगे। मे बी यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन एट ए इज VA, वर्टिकल रिलेशन एट बी इज VB। बोलो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेशन आएगा क्या? नो नो सर, नो, वर्टिकल समझ फोर्स की सकते हो? वजह से। हाँ, वर्टिकल फोर्स की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। आर्चेस में क्यों आया था अगर पूछोगे, मैं बताया था, आर्चेस में डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए आया था, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। सर यस सर। अच्छा, तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम इस ध्यान से देखना, ये A और B पॉइंट का देखना। मैं क्या कर सकता हूँ, इस लोडिंग को मैं इसको दो सिंपली सपोर्टेड बीम में इस लोड को सोच सकता हूँ। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वी कैन टेक दिस लोड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लोड। वी कैन थिंक ऑफ दिस लोड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लोड। देखना कैसे, पहले मैं इसको कॉम्पैटिबिलिटी के टर्म में समझूंगा, पहले मैं इसको कॉम्पैटिबिलिटी के टर्म में समझूंगा। तो पहले कॉम्पैटिबिलिटी के टर्म में समझो, फिर हम फोर्स के टर्म में समझेंगे। अगर तुम ये समझ गए तो बहुत जगह पे इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम काम करेंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैं फिक्स्ड बीम को दो इक्विवेलेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो द फिक्स्ड बीम कैन बी कंसिडर्ड एज एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया ऐसे। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में पहले मैंने क्या किया, वो लोडिंग का असर लिया। कौन सा लोडिंग? जो P1 P2 का जो लोड है, हमने उस P1 P2 का लोड का असर को यहाँ पे देखा। तुम देखोगे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम ये P1 P2 का ऐसे लोड दोगे तो तुम क्या देखोगे यहाँ पे, दिस इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए सैगिंग लाइक कर्वेचर। दिस विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए सैगिंग लाइक कर्वेचर। तो ये तुम्हारा सैगिंग वाला कर्वेचर ऐसे दिखेगा कुछ। तो तुम क्या देख पा रहे हो, अगर ये सैगिंग वाला कर्वेचर ऐसे कुछ दिखेगा तो यहाँ पे एक स्लोप बन गया है। मे बी एट दिस पॉइंट द स्लोप इज इक्वल टू थीटा ए, मे बी एट दिस पॉइंट द स्लोप इज इक्वल टू थीटा ए या थीटा A1 बोल देता हूँ। और इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आई कैन सी ए स्लोप एट दिस पॉइंट, लेट मी से दिस स्लोप इज इक्वल टू थीटा B1। तो ये A पॉइंट में और B पॉइंट में
ऐसे स्लोप में देखने को मिल रहा है जो थीटा A1 है एंड थीटा B1 है। अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो, अगर तुम देख रहे हो कि एक चीज बताओ, A पॉइंट और B पॉइंट में, मेरा A पॉइंट और B पॉइंट में देखना, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में थीटा A कितना है और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में थीटा B कितना है, क्योंकि सर थीटा जीरो। A भी 0 है और थीटा B भी 0 है। अब ये सवाल आ जाता है दिमाग में कि थीटा A और थीटा B कैसे 0 हो सकता है। 0 ऐसे होगा कि देखो ये थीटा A हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है तो कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोक रहा होगा। तो बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? ना तुम्हें सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक एंटी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज। लगाना पड़ेगा। और ये मूवमेंट को हम बोलते हैं एम ए। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तुमने कितना लगाया ना, एम ए। सिमिलरली बी साइड में तुम देख रहे हो एक रोटेशन आ रहा है। रोटेशन कौन से सेंस में है? दिस रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, मुझे इसको रोकना है तो मुझे एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा। अब मूवमेंट कौन से सेंस में लगाना पड़ेगा ना, मूवमेंट को मुझे क्लॉकवाइज सेंस में लगाना पड़ेगा। मुझे मूवमेंट को क्लॉकवाइज सेंस में लगाना पड़ेगा, एम बी। अब एक काम करो, एक स्केल या पेंसिल को पकड़ो या पेन का रिफिल को पकड़ा, ए साइड में बाएं हाथ को बोलो सपोर्ट ए और दाहिने हाथ को बोलो सपोर्ट बी। बाएं हाथ तुम्हारा ए है, दाहिना हाथ तुम्हारा बी है। बाएं हाथ से तुम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओ, दाहिने हाथ से तुम क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओ और बोलो बीम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे। पक। सर ऊपर की तरफ। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। बाएं हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दाहिने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाओ। बाएं हाथ को एंटी, दाहिने हाथ को क्लॉकवाइज। बीम कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। सही है। पक्का सबका ऊपर की ओर जा रहा है? यस सर। सबका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। यस सर ऊपर। आगे बढ़ जाऊं? तो इसमें क्या तुम देख पा रहे हो, इसमें तुम क्या देख पा रहे हो कि इन दिस केस द बीम इज मूविंग अपवर्ड। मतलब बीम का जो डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन ऑन द बीम इज अपवर्ड सेंस। मतलब ये पार्ट तुम्हारा ऐसा अपवर्ड होगा। सोच पा रहे हो? यस सर। तो देखना, अगर ये डिफ्लेक्शन ऐसे अपवर्ड की तरफ जाएगा, मे बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये यहाँ पे मैं स्लोप ड्रॉ करूं तो तुम देखोगे ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा मान लो थीटा A2 और ये स्लोप होगा कितना ना, थीटा B2। थीटा B2। देखना यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या होगा ना, यहाँ पे होगा कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। व्हाट इज द कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन ना, थीटा A इज इक्वल टू 0। थीटा A 0 कैसे होगा ना, थीटा A1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा A2। और सेकंड कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्या है, थीटा B0 मतलब थीटा B1 इज इक्वल टू थीटा B2। समझ पा रहे हो क्या? तो तुम देख रहे हो कि मैंने एक फिक्स्ड बीम को दो बीम के टर्म में समझा। फिक्स्ड बीम में तुम्हारा स्लोप दोनों एंड का 0 था, तो मैं देखा कि दोनों एंड का स्लोप 0 कैसे हुआ होगा ना। दोनों एंड का स्लोप 0 इसलिए हुआ है कि सर आपने जो लोड लगाया उसके कारण कुछ सैगिंग कर्वेचर बना, इसलिए कर्वेचर को हम बोलते हैं सैगिंग कर्वेचर। और जो आप एंड मूवमेंट देख रहे हो, एंड मूवमेंट कैसे दे रहा है, एक हॉगिंग कर्वेचर। सर ये सैगिंग कर्वेचर लोडिंग के कारण, यहाँ पे हॉगिंग कर्वेचर। ये हॉगिंग कर्वेचर ऐसे जनरेट हुआ है कि तुम्हारा एंड पॉइंट का, कौन सा एंड पॉइंट ना, ए एंड बी पॉइंट का जो नेट स्लोप हो रहा है वो स्लोप कितना हो रहा है ना, 0। कंफर्टेबल? तो देखो इसको तुम समझने का, ये एम एम बी को समझने का एक और तरीका है। एक तो तुमने कॉम्पैटिबिलिटी में समझा और दूसरा तरीका देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका इलास्टिक कर्व तुम्हें ऐसे दिखेगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका इलास्टिक कर्व जो होगा, अगर तुम यहाँ देखोगे तो इसका इलास्टिक कर्व तुम जो देखोगे तो इलास्टिक कर्व इस तरह से दिखेगा। मे बी द इलास्टिक कर्व फॉर दिस सेगमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कंफर्टेबल? अच्छा, यहाँ पे दोनों एंड में मूवमेंट हॉगिंग है, लेकिन हॉगिंग को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कर्वेचर ऐसा है और यहाँ पे कर्वेचर ऐसा है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा तुम वैसे वैसे करना। देखना, जब भी तुम्हें ए पे देखना है, ए मतलब लेफ्ट सपोर्ट, मतलब तुम यूज करोगे लेफ्ट हैंड। जब तुम्हें यहाँ पे देखना है बी सपोर्ट,
मतलब बी सपोर्ट है राइट सपोर्ट, तुम यूज करोगे राइट हैंड। तो ए सपोर्ट के लिए लेफ्ट हैंड, बी सपोर्ट के लिए राइट हैंड। अब एक काम करो, ए सपोर्ट को देखो, मतलब लेफ्ट हैंड से तो मूवमेंट लगाओगे। एक काम करो, दाहिने हाथ से स्केल को पकड़ो, या जो भी तुम रखे हो रिफिल विफिल उसको पकड़ो, दाहिने हाथ से पकड़ो। पकड़े? यस सर। दाहिने हाथ से पकड़ के लेफ्ट हैंड से मूवमेंट ऐसे लगाओ, दाहिने हाथ से पकड़ के लेफ्ट हैंड से मूवमेंट ऐसे लगाओ कि तुम्हें ऐसे कर्वेचर मिल जाए। कैसे कर्वेचर? ऐसे कर्वेचर मिल जाए। लगाओ तो मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट लगाओ, दाहिने हाथ से बीम को पकड़े हो, बाएं हाथ से लगा रहे हो, बाएं हाथ से ऐसा मूवमेंट लगाओ कि ऐसा कर्वेचर मिल जाए, जो हाईलाइट किया हूं मैं। बना किसी का? लेफ्ट राइट करिए सर, दाहिने में ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, क्लॉकवाइज लगा कहाँ दो। से अंग्रेजी मीडियम वाले साला दाइयां बाइयां नहीं समझते ये लोग, कहाँ से है? तो गाड़ी कैसे चलाओ बे? ठीक है, आ जाओ। होल्ड योर बीम इन योर राइट हैंड, hold your beam in your right hand and apply Yes, sir. the movement using your left hand. Apply your movement using your left hand to generate a curvature, which will look something like this. Yes, sir. होगा। ठीक है, अब बोलो using your left hand generate this curvature। बोलो मूवमेंट का सेंस क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पक्का सबका? तो यहाँ पे मूवमेंट तुम देख पा रहे हो, मैं कर्वेचर से भी निकाल सकता हूँ, कर्वेचर से भी देख रहा हूँ। तो ये मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, दिस वैल्यू इज MA। सिमिलरली अब आ जाओ, अब तुम बी पे देखोगे, बी मतलब राइट सपोर्ट, राइट सपोर्ट यू यूज योर राइट हैंड, राइट सपोर्ट के लिए यूज योर राइट हैंड। नाउ होल्ड योर बीम इन द लेफ्ट हैंड, तुम बीम को लेफ्ट हैंड से पकड़ो, बीम को लेफ्ट हैंड से पकड़ो, अपना दाहिना हाथ यूज करके ऐसा कर्वेचर बनाओ, तो जो कर्वेचर को मैं अभी हाईलाइट किया। यूज योर राइट हैंड टू क्लॉकवाइज जनरेट मूवमेंट दिस लगेगा। कर्वेचर, यूज योर राइट हैंड टू जनरेट दिस कर्वेचर। क्लॉकवाइज। एक आंसर मुझे मिलेगा, बाकी सब कुछ नहीं। यूज योर राइट हैंड टू जनरेट द कर्वेचर, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उस कर्वेचर को जनरेट करो बाय यूजिंग योर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में बीम होगा, राइट हैंड से तुम्हें कर्वेचर जनरेट करना है। यस सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखना, यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अगर तुम ऐसा मूवमेंट लगाओगे, बीम को कौन से हाथ से पकड़े हो? लेफ्ट हैंड से। अच्छा, कौन से हाथ से मूवमेंट दे रहे हो? राइट से। अच्छा, तुम कर्वेचर ऐसे बनाओ, तो ऐसे कर्वेचर बनाओ, तो एंटीक्लॉकवाइज लगाओ, कर्वेचर बनाओ, तो एंटीक्लॉकवाइज मूवमेंट पर लगा के कर्वेचर बना के मैच करो, तो मैच कर रहा है। एंटी क्लॉक आ रहा है सर। क्या मैं दिख रहा हूँ सबको? यस सर, दिख रहे हो। यस सर। हाँ। बीम को तो इंक्लाइन रखो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ इंक्लाइन रखो, ऐसा मत रखना, ऐसा करने से कंफ्यूजन होगा, ऐसे रखना था इंक्लाइन। रखे? अब देखना, क्लॉक एंटी क्लॉक में अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, तुम क्लॉक एंटी क्लॉक खुद से ही सीख पाओगे। तो मैं दो मूवमेंट लगा रहा हूँ, देखना, एक है ऐसा, फील कर पा रहे हो? कर्वेचर देखना ऐसे बना, और एक है ऐसा, ये कर्वेचर बना ऐसे, फील करो, एक कर्वेचर बना ऐसे, एक कर्वेचर बना ऐसे। बोलना ये कर्वेचर के लिए कौन सा मूवमेंट लगाया मैंने अभी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और ये कर्वेचर के लिए मैंने कौन सा मूवमेंट लगाया? और ये ऐसा वाला क्लॉकवाइज श्योर, अपोजिट। हाँ, तो मुझे ऐसा ही कर्वेचर तो चाहिए था भाई, कर्वेचर देखो ऐसे ही तो चाहिए था मुझे, कॉपी देखो। तो एंटी क्लॉकवाइज कहां से आया? मतलब इसको एंटी क्लॉक में तुम्हें कंफ्यूजन है, लेफ्ट और राइट में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है। सर, वो सर क्लॉकवाइज थोड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज की अपोजिट।
और ये बोलने के लिए सबको आता है भाई, दाहिने हाथ से हम खाते हैं और बाएं हाथ से हम नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब रास्ते में बोलो दाया बाया, हमें समझ नहीं आता नहीं आ भाई है, ठीक है। तो बोलना बहुत आसान। दाया लेफ्ट रहता है। हाँ दाया लेफ्ट होता है, और तुम दाया हाथ से खाते हो, ठीक है। क्या तो है ठीक है, यार। राइट कहाँ राइट लेफ्ट पता है। कहाँ से सब आया बे? सर एंटी टॉस स्टूडेंट है। यह है एंटी टॉस, मतलब ये क्या भाई, पहली बार मैं सुन रहा हूँ बे। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब तुम क्या देखे कि तुम ये एम ए और एम बी को दो सेंस में तुम्हें समझाया। एक हुआ एम ए एंड एम बी को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन समझाया, और दूसरा में एम ए और एम बी को इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, कर्वेचर। थर्ड इज एम ए एंड एम बी आर हॉगिंग। थर्ड इज क्या, एम ए एंड एम बी आर स्क्रीन हॉगिंग। स्क्रीन स्क्रीनिंग नहीं आ रही है, आ गई सर। देख रहे हो, दाया बाया समझ में नहीं आता, क्लॉक घंटे को समझ में नहीं, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है, अब क्या करता हूँ बताओ। बाकी सबको आ रहा है रे? नहीं आ रहा। अरे यार, आ गया सर। अरे आ रहा है सबका, देखो मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का। आ रहा। हाँ सर आ रही है बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, क्या हमने ये देखा कि ये एम ए एम बी को एक तरीका था कॉम्पेटिबिलिटी से देख लिए, कर्वेचर से देख लिए। या मैं से पूछता हूँ क्या कि एम ए एम बी क्या है ना, एम ए एंड एम बी आर योर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, या उसको बोलते हैं एफ ई एम। द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ड्यू टू लोडिंग आर ऑलवेज हॉगिंग इन नेचर। ये हॉगिंग नेचर का क्यों है ना, दिस हॉगिंग नेचर का जो मोमेंट है, इट विल काउंटर बैलेंस द सैगिंग मूवमेंट जनरेटेड ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ क्या, व्हाट आर द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ना, पहले मैं बोलूँ ऐसे, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को हम बोलते हैं क्या ना, FEMS। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आर हॉगिंग मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट आर हॉगिंग मूवमेंट किसके लिए जनरेट हुआ ना, generated due to loading. They are hogging movement generated due to loading, which will counterbalance to some extent, किसको काउंटर करेगा, to some extent the sagging movement, the counterbalance extend the sagging movement generated sagging movement generated due to ना लोडिंग। सो लोडिंग के कारण जो सैगिंग मोमेंट आया, उसको काउंटर बैलेंस करता हुआ हॉगिंग मोमेंट को हम फिक्स्ड एंड मोमेंट या FEMS कह सकते हैं। कंफर्टेबल। अब दूसरा चीज देखो, क्योंकि सर आपने कॉम्पैटिबिलिटी में तो दिखा दिया, लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सचमुच सेम है? सम है बेटा। कॉम्पैटिबिलिटी में तुमने देख लिया, तुम फोर्सेस में देखो। तुम फोर्सेस में देखोगे तो तुम देखो, जैसे मान लो तुम ये ए को देखो, ए में एक VA था और एक VB था। ये VA VB क्यों आएगा ना, VA VB आएगा ड्यू टू लोडिंग। VA VB आएगा ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लोडिंग आएगा प्लस इफेक्ट ऑफ मूवमेंट आएगा। मूवमेंट क्या आएगा, मैं मान लो कहता हूँ MB इज मोर देन MA। अगर मैं MB इज मोर देन MA मान रहा हूँ, मतलब नेट मूवमेंट इज MB माइनस MA। और MB माइनस MA कौन से सेंस में, ना क्लॉकवाइज सेंस में। फील करना, अगर नेट यस सर। मूवमेंट MB माइनस MA क्लॉकवाइज सेंस में है, तो कपल मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। एंटी कपल मतलब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर। कितना होगा देखना, ये नीचे मतलब ये जो लेफ्ट साइड में, ये रिएक्शन कितना हो जाएगा, लोडिंग के कारण जो आया होगा वो, ठीक है। प्लस माइनस कितना होगा, माइनस ना, MB माइनस MA बाई L, माइनस MB माइनस MA बाई L। और यहाँ पे क्या आएगा ना, लोडिंग का जो असर है वो प्लस MB माइनस MA बाई L। चेक करना मैं सही हूँ क्या? सही है। मैं समझा देता हूँ फिर से। MB माइनस MA, मैं MB को MA से बड़ा एज्यूम किया, ठीक है। मैं एज्यूम कर दिया क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई एम एज्यूमिंग
आई एम एज्यूमिंग mb इज मोर देन ma. इफ mb इज मोर देन ma तो नेट मूवमेंट कितना हुआ ना mb माइनस ma, और mb माइनस ma कौन से सेंस में हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज. तो मुझे कपल चाहिए कौन सेंस में ना क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे नीचे होगा यहाँ पे ऊपर होगा. कितना होगा ना ये r वैल्यू कितना होगा, तुम चालाक हो चुके हो. तो ये mb माइनस ma बाई एल होगा, ये वैल्यू भी mb माइनस ma बाई एल होगा. देखो लोडिंग के लिए लोडिंग ड्यू टू लोडिंग ये वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड था, लेकिन मूवमेंट के लिए mb माइनस ma बाई एल डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए माइनस लिख दिया. कितना माइनस mb माइनस ma बाई एल. फिर vb ड्यू टू लोडिंग मैंने अपवर्ड माना था, लोडिंग के लिए अपवर्ड ही आएगा. और ड्यू टू ये जो मूवमेंट्स क्या आ रहा है ना mb माइनस ma बाई एल अपवर्ड, तो लोडिंग के लिए भी अपवर्ड और वो जो मूवमेंट के लिए भी अपवर्ड, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ पाए यहाँ तक? यस सर समझ गए. तो यही चीज को तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, फोर्स को भी तुम यहाँ देख सकते हो. तो कैसे, अगर तुम यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन देखोगे, मान लो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन को मैं एक पार्ट कहता हूँ, क्या ये यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा ए डैश, क्या ये लोडिंग के लिए आएगा, ये वी ए डैश लोडिंग के लिए आएगा, और ये जो वी बी डैश होगा क्या ये वी बी डैश भी लोडिंग के लिए आएगा. सिमिलरली अगर तुम सेकेंड पार्ट में आ जाओगे, सेकेंड पार्ट में अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. मतलब यहाँ पे mb मोर देन ma है, अगर mb इज मोर देन ma तो कपल कौन से सेंस में हुआ ना क्लॉकवाइज, बैलेंसिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज. तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा ना mb माइनस ma बाई एल, ये वैल्यू कितना होगा ना mb माइनस ma बाई एल. तुम देखो, तुम फोर्स वाइज भी अगर देखना चाहोगे, क्या मैं बोल सकता हूँ va इज इक्वल टू va डैश प्लस क्या va डबल डैश. और सिमिलरली vb इज इक्वल टू क्या vb डैश प्लस vb डबल डैश. ये सर नो, इसका मतलब हम सिर्फ ये जो फिक्स्ड बीम को दो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैं क्या कर रहा हूँ सेम कर रहे हैं. तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली हैविंग द इक्विवेलेंसी इन द टर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी. ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में कंपैटिबिलिटी नहीं बना, वो डिस्प्लेसमेंट में भी कंफर्टेबल बना, वो फोर्स में भी कंफर्टेबल बना. तो ये स्ट्रक्चर को जब भी तुम फिक्स्ड बीम समझना है तो तुम समझ सकते हो fixed beam is a combination of two things. What are two things? ना एक simply supported beam carrying the loading, a simply supported beam carrying the loading. तो एक simply supported beam में तुम loading लगा दो, and simply supported beam carrying two movements. ये दोनों movement का sense क्या है ना hogging. Comfortable till now? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? यस सर. अच्छा, तो ये अगर बात है तो हम इस MA और MB को निकालते कैसे हैं? तो नेक्स्ट टारगेट इज this calculation. Next target is calculation of MA and MB. Calculation of MA and MB. Calculation of MA and MB. हम कैसे निकालते हैं? तो मैं एक तरीका यूज करूंगा जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड. ठीक है, थोड़ा सा सोम का कॉन्सेप्ट है, तुम तो पढ़े नहीं हो. मैं बाकी कोई भी मेथड समझाऊं तो मुझे मेहनत तो करना ही पड़ेगा. अगर मेहनत करना है तो इसी में मतलब मेहनत कर लेता हूँ. कॉन्जुगेट बीम मेथड, हाँ मैं तुम्हें मेथड समझा दूंगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड मुझे मत पूछना ये कैसे हो रहा है. तो मेथड समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे क्या करना है, कैसे हो रहा है वो सोम वाला टीचर समझाएगा. ठीक है, तो उसको ये भी मत बताना तुम कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़े हुए हो. तुम अगर बोलोगे हम हमें आता है तो वो उड़ा देगा तुम्हें वहां पे. ठीक है, बोला कॉन्जुगेट बीम हम नाम भी नहीं सुने हैं, तब वो सही से पढ़ाएगा. ठीक है, तो बस मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ व्हाट इज कॉन्जुगेट बीम मेथड. कॉन्जुगेट बीम मेथड में लॉजिक क्या है देखो. कॉन्जुगेट बीम में हम क्या कहते हैं, ठीक है, फॉर ए गिवन बीम वी ड्रॉ ए कॉन्जुगेट और इसको वर्चुअल बीम बनाते हैं. फॉर ए गिवन बीम वी ड्रॉ ए कॉन्जुगेट और वर्चुअल बीम. ठीक है, अच्छा, in such a way that the shear, ठीक है, and movement, या मैं से बोलता हूँ shear and movement लगा लेके slope and deflection, in such a way that the slope and deflection
the slope and deflection of real beam, the slope and deflection of real beam is equivalent to slope के लिए क्या होगा ना, shear and movement in the conjugate beam, shear and movement in the conjugate beam। तो मैं क्या बोला, हम यहाँ पे एक कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा रियल बीम है, ये तुम्हारा रियल बीम है, समझ रहे हो, ये तुम्हारा मान लो तुम्हारा ऐसे एक रोलर है और ये एंड फ्री है। मुझे इसके लिए कॉन्जुगेट बीम समझना है। कॉन्जुगेट बीम क्या है, देखो तुम जब रियल बीम में देखोगे, तुम रियल बीम में देखना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और तुम्हें बोलना है स्लोप है कि नहीं, डिफ्लेक्शन है कि नहीं। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, बोलो यहाँ पे स्लोप एट ए, सॉरी, हाँ, स्लोप एट ए, बोलो स्लोप एट ए एग्जिस्ट या स्लोप एट ए जीरो, डिफ्लेक्शन एट ए एग्जिस्ट या जीरो। फिर बोलोगे स्लोप एट बी एग्जिस्ट या जीरो, स्लोप डिफ्लेक्शन एट बी एग्जिस्ट या जीरो। ये चार चीज का आंसर मुझे देना। बोलो ए पॉइंट में स्लोप होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा। अबे क्या बोल रहे हो? होगा सर, डिफ्लेक्शन जीरो। अरे ये जीरो होगा, ये जीरो है, यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डिफ्लेक्शन जीरो होगा। मैं स्लोप पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से चालाक नहीं बन सकते बाबा। मैं स्लोप बोल रहा हूँ, होगा सर स्लोप। जो मैं पूछा है तो नहीं है भाई, मैं कैसा एग्जिस्ट, मैं बोल रहा हूँ क्या है, मैं पूछ रहा हूँ क्या अभी यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो अंग्रेजी तो समझते ही होगा ना। तो यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट कर सकता है। डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन जीरो, हाँ। बी पॉइंट में जीरो बी होगा। पॉइंट में ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप। क्या बोल रहे हो बे? जब कोई रिस्ट्रेन नहीं है बी पॉइंट फिक्स थोड़ी है सर, वो नीचे जाएगा ना, सीधा रहेगा बी पॉइंट। ऐसा कोई है क्या नीचे नहीं जाए, मतलब सीधा रहेगा? ये बीम ऐसे बेंड नहीं कर सकता क्या? बीम बोला है क्या मैं सीधा जाऊंगा? ऐसे बेंड नहीं कर सकता क्या? मैं यहाँ पे एक मूवमेंट लगा दूंगा, ऐसे एक लोडिंग लगा दूंगा ऐसे। कौन बोल रहा है कि कैसे जाएगा? तुम जानते हो क्या कैसे जाएगा? ये मूवमेंट इसको नीचे आने नहीं देगा, और लोड के कारण कर्वेचर आ गया। मान लो ये कुछ इस तरह से बन गया, ये ए यहाँ है, बी यहाँ पे। क्या बोल रहे हो, स्ट्रक्चर के स्टूडेंट हो और बोल रहे हो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री एंड में? फ्री एंड में कौन रोकने वाला है? हाँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो मतलब बच्चे बोलते हैं भाई फ्री एंड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम यहाँ पे, तुम लोग क्या कर रहे हो, फिजिक्स देख रहे हो। मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पूछ रहा हूँ कैसे होगा सर, ये घूम जाएगा, ऐसा नहीं। एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा बीम तो कभी जिंदगी में देखोगे भी नहीं, ये बीम तो ऐसा होता भी नहीं। मैं बस समझाने के बोले, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। बोलो थीटा बी एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। अरे यार, थीटा बी एग्जिस्ट और डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट एट बी एग्जिस्ट। अगर ये बात सच है, तुम एक ऐसा सपोर्ट यहाँ बोलोगे, तुम यहाँ पे ऐसा सपोर्ट बोलोगे, अगर यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे शेयर होगा, स्लोप है तो शेयर होगा। अगर डिफ्लेक्शन जीरो तो इस सपोर्ट में मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे शेयर होगा, इस सपोर्ट में शेयर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डेल्टा है तो इस सपोर्ट में मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। एक ऐसा सपोर्ट बोलो, अरे साहब मूवमेंट एग्जिस्ट। अब मुझे बताओ एक ऐसा सपोर्ट बोलो जहां पे तुम्हें दोनों चीज दिखेगा, शेयर भी है और मूवमेंट भी है। अरे यार, हाँ, फिक्स का वर्टिकल डायरेक्शन होता है शेयर, और रोटेशन जो जो अप्लाई करते हैं मूवमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें फिक्स्ड बीम बनाना पड़ेगा। अब बताओ एक ऐसा सपोर्ट बोलो जहां पे रोटेशन नहीं होगा, जहां पे रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ शेयर होगा। रोटेशन बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, मूवमेंट नहीं होगा। एक ऐसा सपोर्ट जहां मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, रोलर लगा दो, ये हिंज लगा दो, मीनिंग सेम ही है। तो देखो इसको कहते हैं रियल बीम, इसको कहते हैं रियल बीम, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम। समझ में आया?
तो रियल बीम का हम ऐसे कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं। फिर एक और एग्जांपल बताना, ये पार्ट है ऐसे, ये मान लो ऐसे, ये पार्ट मान लो ये ऐसे, और ये पार्ट मान लो ऐसे। ये है रियल बीम, ठीक है। इस रियल बीम का तुम कॉन्जुगेट बीम बनाओगे, इस रियल बीम का कॉन्जुगेट। मैं तुम्हें लॉजिक दे दिया हूं, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम बनाओ, रियल बीम, ये कॉन्जुगेट बीम बनाओ। कॉन्जुगेट बीम क्या बताओ, सपोर्ट ही बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। स्लाइडर होगा सर। चप, कुछ ही बोलता रहता है। बोलो यहाँ पे थीटा ए कितना, डेल्टा ए कितना, थीटा बी कितना, डेल्टा बी कितना, जल्दी बता दो बस। थीटा इज 0। थीटा ए 0 था, दबे हुए स्वर से बोल रहे हो। थीटा ए 0, डेल्टा ए 0 0, थीटा बी 0 डेल्टा बी। 0 मुझे यहाँ पे शेयर एट ए कितना चाहिए, मोमेंट 0 एट ए कितना चाहिए, शेयर एट बी कितना चाहिए, मोमेंट एट बी कितना चाहिए, ये चार वैल्यू बोल दो तो 0 0 0 0 0। अब बोलो कौन से सपोर्ट है जहां पे शेयर 0 मोमेंट 0, फ्री एंड। अगर तुम फ्री कर दोगे, फ्री एंड में शेयर नहीं होता, मोमेंट नहीं होता। एक ऐसा सपोर्ट जहां पे शेयर 0 मोमेंट 0, अगेन फ्री एंड एंड। कुछ नहीं, तो खाली बीम। हाँ, खाली बीम, कंफर्टेबल। ये होता है रियल बीम, ये से कॉन्जुगेट बीम। तो मैं क्या बोला, जो भी तुम्हें बीम दिया हुआ है, फॉर द गिवन बीम यू ड्रॉ ए कॉन्जुगेट बीम, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल बीम। एक्चुअल बीम नहीं है, वर्चुअल है वो। In such a way that the slope and deflection, क्या लिख पाया, the slope and deflection in the real beam is equivalent to shear and moment in the conjugate beam. क्या तुम यहाँ तक क्लियर हो, yes or no? यस सर। Any doubt? रियल बीम का conjugate beam, conjugate beam बनाना कोई इसको डाउट है क्या? चाहे कॉन्जुगेट बीम एडजस्ट करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला ना, तुम जा रहे हो अभी कहाँ पे, उसको फिजिक्स में, ठीक है। मैं सिर्फ बोला, तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, conjugate beam क्या है, वर्चुअल मतलब क्या है। आज मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन हूँ, वर्चुअल। ठीक है। हाँ बस समझ गए ना, काल्पनिक बात है, वर्चुअल। मैं कैप्टन हूँ क्या, हाँ हूँ। ड्रीम 11 में मैं अपना वो कैप्टन बनाऊंगा, भले मैं कुछ पॉइंट नहीं जीतू। समझ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल बीम। सो इट इज ए कॉन्सेप्ट इन विच यू आर डूइंग ए वर्चुअल बीम। एक्चुअल बीम नहीं है वो, एक्चुअल बीम का हमने वर्चुअल इक्विवेलेंट बनाया है। कुछ रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे बोल दो, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ये मतलब जिसने भी सोचा है कॉन्जुगेट बीम को, उसको 221 तोपों की सलामी चाहिए बाबा। मतलब जो सोचा है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट सोचा है, ये बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कॉन्जुगेट बीम है। ये ऐसे कहानी मैं नहीं जानता नहीं, मैं तुम बताऊंगा नहीं कुछ भी। तो बस मैं तुम्हें जिस्ट बता रहा हूँ। तो तुम एक वर्चुअल बीम के टर्म में सोच रहे हो, चलेगा सबको। मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बीम एक वर्चुअल बीम है, तुम उसके अंदर और मत पूछो कि कैसा क्या है, लेकिन तुम क्या एक रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम ड्रॉ करना जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे। हाँ, मतलब इस कॉन्सेप्ट वर्चुअल बीम में हम क्या करते हैं, हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन द वर्चुअल बीम और इन द कॉन्जुगेट बीम वी विल अप्लाई ए लोडिंग। लोडिंग क्या होगा ना, लोडिंग होगा, द लोडिंग विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द रियल बीम। हम क्या करेंगे, इन द conjugate beam, in the conjugate beam apply a loading which is the M by EI diagram of the real beam, which is equal to M by EI diagram for the real beam। चलो उसको समझाने के लिए मैं तो पहले साइन कन्वेंशन लिख दूं। इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ध्यान रखना पड़ा। साइन कन्वेंशन बच्चे बहुत लोटपोट करते हैं और पूरा हच पच आंसर देते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल रखना है। क्या, अगर m by ei
इन रियल बीम, अगर m by ये क्यों लिखूं, रियल बीम मतलब बेंडिंग मोमेंट ना, if BMD बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, किसमें ना, इन रियल बीम, अगर रियल बीम में बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, देन m by ei लोडिंग किसमें, इन कॉन्जुगेट बीम, m by ei लोडिंग इन कॉन्जुगेट बीम कौन से डायरेक्शन में दिखाएंगे ना, m by ei लोडिंग इन कॉन्जुगेट बीम को अपवर्ड दिखाएंगे। सिमिलरली इफ बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव किसमें ना, इन रियल बीम, बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव इन रियल बीम, देन हम लिखेंगे m by ei लोडिंग, m by ei लोडिंग किसमें ना, इन कॉन्जुगेट बीम, m by ei लोडिंग इन कॉन्जुगेट बीम कौन से डायरेक्शन में होगा ना, डाउनवर्ड। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में मैं एक रियल बीम और उस पर लोडिंग दे देता हूँ, मैं एग्जांपल फॉर्म में एक रियल बीम और एक लोडिंग दे देता हूँ। मतलब क्या है, ये मान लो ऐसे पॉइंट डॉट P है, ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2 है, तो तुम इसके लिए पहले BMD बनाओगे, और BMD बनाओगे द BMD विल बी ट्रायंगुलर, मतलब ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आएगा ना, P into L/4, दिस इज BMD। किसी को इस BMD में डाउट है तो वो मुझे नहीं पूछेगा, वो छत के ऊपर जाएगा और कूद जाएगा। अरे किसी को डाउट है क्या, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नो सर। BMD क्लियर है? अच्छा सर बड़ा बोलो, इस बीम का कॉन्जुगेट बीम क्या होगा, इस बीम का कॉन्जुगेट बीम क्या होगा? मैं सपोर्ट तुम्हें पूछूंगा, सपोर्ट तुम मुझे बताना, जल्दी से बताओ रे। हर जगह पे मैं तो हेल्प नहीं करूंगा, तुम अगर दिमाग भी लगाओगे। रियल बीम में तुम क्या देखोगे, कॉन्जुगेट बीम में क्या देखोगे, वो तुम जानते हो, देख के बताओ। AB है रियल बीम का, तो मुझे AB कॉन्जुगेट बीम का बताओ। अब कौन फूक मार रहा है बे? आकाश म्यूट कर लो। अब कोई रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम नहीं बता पा रहा है, मैं अभी भी बता सर के आया थोड़ी ऊपर कॉन्सेप्ट। करना सर, ऊपर पे बनाया दिखाना। सर रोलर की जगह रोलर लगा दो। ठीक है, और हिंज को फ्री छोड़ दो। कैसे हिंज को फ्री छोड़ दूं? हिंज के लोकेशन में तुम यहाँ बोलना थीटा क्या है, थीटा ए एग्जिस्ट, डेल्टा ए क्या है ना, 0। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा शेयर 0, बेंडिंग मोमेंट 0 दोनों चाहिए क्या? शेयर एग्जिस्ट चाहिए, शेयर मतलब सपोर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0। यहाँ पे भी वही है, थीटा बी एग्जिस्ट, डेल्टा बी 0, इसका मतलब यहाँ पे भी शेयर रहना पड़ेगा, मतलब रोलर रहेगा, हिंज रहेगा। इतना क्या सोचते हो भाई, शेयर बेंडिंग मोमेंट देखना है,
वो दिखता है एकदम, 2 सेकंड में आंसर चाहिए, उसमें भी कंफ्यूज। क्लियर है सबको? सर अब तुम इसके ऊपर क्या करोगे, देखो इसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर इस बेंडिंग मोमेंट में तुम ई आई डिवाइड कर दो, मतलब सेंट्रल ऑर्डिनेट में ई आई डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा एम बाई ई आई डायग्राम। क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा एम भाई बाई ये ई आई डायग्राम। अब देखो ये बीएमडी पॉजिटिव है नेगेटिव ना, बीएमडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो तुम कॉन्जुगेट बीम में क्या करोगे, कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग को ऐसे लगाओगे, कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग को ऐसे लगाओ, ऐसे। मतलब कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग क्या होगा, अगर m बाई ई आई पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट बीम में जो तुम लोड लगाओगे वो लोड ऐसा होगा अपवर्ड। कॉन्जुगेट बीम में जो लोड लगाओगे वो लोड होगा अपवर्ड, और ये वैल्यू कितना होगा ना, P इंटू एल बाई 4EI, P इंटू एल बाई 4EI। मैं वही लिखा हूँ कि तुम क्या करोगे, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, देखो इन कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम तुम अप्लाई ये लोडिंग विच इज इक्वल टू m बाई ई आई ऑफ रियल बीम। जो तुम्हारा m बाई ई आई ऑफ रियल बीम होगा वही लोडिंग को तुम कॉन्जुगेट बीम में लगाओगे। उसमें कुछ साइन कन्वेंशन भी है। क्या साइन कन्वेंशन है? अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो, अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो m बाई ई आई लोडिंग जो होगा वो लोडिंग किस तरफ होगा ना, अपवर्ड। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव तो m बाई ई आई लोडिंग कहाँ होगा ना, अपवर्ड। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है तो, अगर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है तो m बाई ई आई लोडिंग जो तुम कॉन्जुगेट बीम में लगाओगे कहाँ लगाओगे ना, डाउनवर्ड। तो अभी क्या हुआ, ये पॉइंट नोट P था, इसका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आया। अगर बेंडिंग मोमेंट ये तुम्हारा पॉजिटिव आया तो यही डायग्राम तुम्हारा अब लोडिंग डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि लोडिंग में डायरेक्शन कहाँ दिखाऊंगा ना, अपवर्ड। क्लियर हुआ सबको साइन कन्वेंशन का? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ shear and movement, the magnitude of shear and movement at any section of conjugate beam, magnitude of shear and movement at any section of conjugate beam will give the magnitude of क्या, slope and deflection, slope and deflection किसमें ना, in the will give the slope and deflection in the real beam, in the real beam। मतलब मैं क्या बोला, उसका कंक्लूजन समझो बेटा। तुम कॉन्जुगेट बीम में जाओ, क्या बोला, तुम कॉन्जुगेट बीम में जाओ, तुम कॉन्जुगेट बीम में, अगर तुम कॉन्जुगेट बीम में कोई भी लोकेशन में जाके तुम वहां का कॉन्जुगेट बीम का शेयर निकाल दो। अगर तुम कॉन्जुगेट बीम में जो शेयर निकाल दिए वो है डिफ्लेक्शन, कॉन्जुगेट बीम में जो शेयर निकलेगा वो होगा क्या, सॉरी स्लोप, मतलब थीटा, वो होगा स्लोप। लेकिन थीटा किसका ना, थीटा रियल बीम का। कॉन्जुगेट बीम में तुम शेयर निकालो वो रियल बीम का क्या हो जाएगा, थीटा। सिमिलरली तुम कॉन्जुगेट बीम में जाना, तुम कॉन्जुगेट बीम में कोई भी लोकेशन में जाना, तो कॉन्जुगेट बीम में कोई भी लोकेशन में जाना और जाके तुम वहां पे निकालना ना कि बेंडिंग मोमेंट कितना, तो निकालना बेंडिंग मोमेंट कितना, ठीक है। अब तुम बेंडिंग मोमेंट निकाल दोगे तो वो क्या दिखाएगा ना, डेल्टा। वो दिखाएगा क्या, डेल्टा। किसका डेल्टा ना, रियल बीम का डेल्टा। कि जिस पॉइंट में निकाले हो उसी पॉइंट में रियल बीम का डेल्टा, ठीक है। तो इसका साइन कन्वेंशन कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या हम फॉलो करते हैं, देखना साइन कन्वेंशन क्या होगा। अच्छा, पहले शेयर बेंडिंग मोमेंट का पॉजिटिव, किसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, किसको नेगेटिव बोलते हैं, पहले वो चीज जानना जरूरी है। देखना, हम कहते हैं दिस इज योर पॉजिटिव शेयर, दिस इज पॉजिटिव शेयर, राइट डाउन लेफ्ट अप इज पॉजिटिव शेयर, ये शेयर पॉजिटिव शेयर बोलते हैं। और इस तरह का मूवमेंट को हम पॉजिटिव बोलते हैं, सैगिंग मूवमेंट को हम पॉजिटिव बोलते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस मूवमेंट इज योर सैगिंग मूवमेंट। पहले तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन
मतलब डेल्टा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन डेल्टा, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है तो कहीं पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगर होगा तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं ना नेगेटिव। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड कन्वेंशन, अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब थीटा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उस केस में थीटा को हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव। थीटा बोलते हैं नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमारा साइन कन्वेंशन क्या बोला? देखना, इफ if shear in the conjugate beam, if shear in the conjugate beam is positive, अच्छा बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट बीम का शेयर रियल बीम का क्या देगा? थीटा। रोटेशन थीटा देगा। मैं वही लिखवा दिया हूं यहाँ पे कि सर कॉन्जुगेट सर बीम का जो साइन शेयर, कन्वेंशन कैसे लगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव लेते ना अपन। भाई तू मुझे बता रहा है या मैं मुझे रेक्टिफाई करवा रहा है? यहाँ पे नेगेटिव होगा मैं पूछ ये रहा हूँ साइन सर। कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है भाई, इसमें क्या आर्गुमेंट है? ठीक है। जब तू सैगिंग को पॉजिटिव बोल रहा है, बोलो सैगिंग पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो बीम कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? नीचे। बीम कहाँ जाएगा तुम्हारा? अगर मैं सैगिंग लगा रहा हूँ तो बीम कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। अगर हॉगिंग लगाऊंगा तो बीम कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? ऊपर। बीम कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? समझ रहे हो? इसको कैसे नोटेशन कैसे बनाते हैं? सिंपली सपोर्ट बीम नहीं, ऐसे बनाते हैं। अगर तुम एक कैंटिलीवर बीम लो तो समझ में आएगा। अगर तुम कैंटिलीवर बीम लो, इस कैंटिलीवर बीम में तुम सैगिंग लगाओ ऐसे, ठीक है? अगर सैगिंग लगाओ तो बीम कहाँ जाता है? नीचे या ऊपर? ये बीम से ऊपर जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो हम बोलते हैं सैगिंग मूवमेंट के कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा जो पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, तुम स्लोप देखो कौन सेंस में आएगा। मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हूँ, स्लोप दिखा रहा हूँ, तो स्लोप कौन सेंस में है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। इसलिए सब पॉजिटिव है। सैगिंग मूवमेंट पॉजिटिव, उसके कारण अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, उसके कारण एंटी क्लॉक रोटेशन पॉजिटिव। देखो, अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, सैगिंग मूवमेंट पॉजिटिव एंड एंटी रोटेशन पॉजिटिव। समझ में कहाँ से आया कन्वेंशन? यस। अच्छा, तो मुझे बताओ, जो मैं पूछ रहा था ये तो फर्जी है, मैं पूछ रहा था कि बीम में शेयर, कॉन्जुगेट बीम में शेयर पॉजिटिव, कॉन्जुगेट बीम का शेयर रियल बीम का क्या दिखाता है? थीटा रोटेशन। तो बोलो, अगर कॉन्जुगेट बीम में तुम्हारा कॉन्जुगेट बीम में शेयर पॉजिटिव हुआ तो रियल बीम में रोटेशन किस सेंस में होगा? अरे यार, कम क्लॉकवाइज ऑन, होगा सर। कौन सा रोटेशन को हम पॉजिटिव बोलते हैं? तो देख के बताओ तो, एंटी कौन सा क्लॉकवाइज। रोटेशन को हम पॉजिटिव बोलते हैं? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा। यस सर। अगर सिंपल सा कन्वेंशन है ना, तुमने बोला कि शेयर कॉन्जुगेट बीम का पॉजिटिव है, तो कॉन्जुगेट बीम का पॉजिटिव शेयर वो क्या दिखाएगा? रोटेशन। रोटेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कौन सा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलर लॉजिक में अगर मैं ऐसे बोलूंगा, इफ बेंडिंग मूवमेंट in the conjugate beam, if the bending moment in the conjugate beam is positive, तो बोलो, अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हुआ, बेंडिंग मोमेंट कॉन्जुगेट बीम का रियल बीम का क्या दिखाएगा? अपवर्ड। क्या? अपवर्ड। डिफ्लेक्शन अपवर्ड। हाँ, इसका मतलब डिफ्लेक्शन या डेल्टा लिख देता हूं, डेल्टा इन द रियल बीम, डेल्टा इन द रियल बीम कौन से सेंस में होगा ना? अपवर्ड होगा। डिफ्लेक्शन द रियल बीम क्या होगा? अपवर्ड। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? मैं इसको एग्जांपल में दिखाता हूँ।
देखना तुमने अभी एक कॉन्जुगेट बीम बनाया, एक कॉन्जुगेट बीम बनाया था, वो कॉन्जुगेट बीम ऐसा और ये ऐसा था। ये कॉन्जुगेट बीम में एक ट्रायंगुलर लोड लग रहा था ऐसे, ठीक है, और इस पीक इंटेंसिटी था P इंटू एल अपॉन 4EI, नहीं P इंटू एल अपॉन 4EI। लेकिन अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अगर इसको मैं वी ए कर दूं और इसको मैं वी बी कर दूं तो क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एरिया, एरिया कितना होगा, हाफ इंटू एल इंटू पी इंटू एल अपॉन 4EI। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा ना, पी इंटू एल स्क्वायर बाई 16EI, पी इंटू एल स्क्वायर अपॉन 16EI। बड़ा बहुत चांस है तुम अभी सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही।